मैं भाई उन ऋषि मुनियों की नालायक औलाद बिल्कुल नहीं हूँ जो उन्हीं को कहूँगा इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है। मैं तो उन्हीं की काबिल औलाद हूँ। मैं उनसे आगे की रिसर्च और देके जाऊंगा। जो भी समझने समझाने का काम करना चाहता है, जिंदगी के अंदर गहराई से दिल से किसी भी चीज को सीखने का काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिसके दूसरे और छठे घर में कोई ग्रह ना हो और चौथे घर में ग्रह हो। मैक्सिमम दुनिया के अंदर फोबिया है। उसका कारण ये कि जिनकी भी जन्म कुंडली का मंगल थोड़ा कमजोर है वो फोबिया में जीते हैं, डर में ही जीते हैं। कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 20% लोग कामयाब है, 80% लोग कामयाब नहीं है। यही कारण है। जैसे आदरणीय वशिष्ठ जी ने कहा कि इट्स ए साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। जिस ज्योतिषी की गणना जितनी सटीक है उसकी प्रेडिक्शन भी उतनी ही सटीक होगी। और कभी कभी मेरा दिल करता है कि आपके चरणों में आके मैं कुंडली जरूर बनाऊं एक बार। और आज मैंने बड़े ध्यान से इनका भाषण सुना, तो मैं आज जाते ही कम से कम एस्ट्रोलॉजी की एक ना एक किताब तो जरूर खरीदूंगा। तो मैं भी अब पढ़ूंगा आपके ज्योतिष शास्त्र को, और कभी दिल्ली आया तो मैं आपके दर्शन जरूर करूंगा। ऐसा मेरा सौभाग्य होगा। और मेरी कुंडली भी बनाइएगा जरूर। जय माता की। हमारे राजीव भाई को बहुत बहुत बधाई। ये 72वां सम्मेलन हो रहा है सरस्वती ज्योतिष मंच पे। मेरा ख्याल भारत देश में कोई और तो नहीं है जिनके इतने सम्मेलन हुए हों, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अक्षय भाई, ऐसा नहीं है कि मैं इस वक्त में ज़्यादा आगे हूँ या कुछ कर रहा हूँ खास। चलो वो तो मेरा कर्म है, माता रानी ने दिया, भोलेनाथ ने दिया। यहाँ जो मैं आता हूँ धर्मशाला में खास तौर पे, यहाँ पता नहीं क्या बात है, अक्षय की ना आत्मा बाहर आ जाती है बोलने के लिए। और ये सत्य बात है कि हम सब जितने लोग भी बैठे हैं सबसे ज़्यादा खराब चंद्रमा अक्षय का है। और इसीलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है। ये आप सब लोग इसकी विद्वानता के कायल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी नेताजी आए हैं तो मैं आज एक और बात जोड़ देता हूं कि सबसे टॉप का नेता भी वही बनता है जिसका चंद्रमा खराब हो। ये बहुत सारे मुख्यमंत्री जो बहुत नामचीन हैं उनकी कुंडलियां भी मैंने देखी हैं, बहुत सारे एमपी देखे हैं, विधायक भी अक्सर आते हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि चंद्रमा जिनका कमज़ोर होता है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, माहौल के अनुसार ढल जाने वाले होते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मंगल सूर्य स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनको जो करना होता है वो करके रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आज भी मेरे यहाँ पर जो भी इंसान जन्म कुंडली बनवाता है 42,000 लॉ लाल किताब के लगा के तब एक जन्म कुंडली तैयार होती है किसी की। आज जहाज़ के अंदर भी मेरे को घेर लिया, कहते हमने बचपन में मंगवाई थी आपकी कुंडली, एक एक अक्षर सच निकला। मैं लेकिन जिस वक्त बच्चे की मंगवाई जाए तो तब यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तब पता चलता है इसमें तो लिखा हुआ एक एक अक्षर सच है। ये कैसे कर पाया मैं? और ये चीज़ तो खैर मैंने आज से 18 साल पहले ही मैंने देनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज ये हालात हैं कि बड़ी मुश्किल से आदमी इतनी दूर से आता है, 4 घंटे वेट भी करता है, और मेरे सामने सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट के अंदर उसके दिमाग में एक भी सवाल नहीं बचता, एक भी। और ये नमूना तो आप लोगों ने सम्मेलनों में देखा ही होगा, जहाँ मैं बैठ के अगर मैं 1 घंटा बैठता हूँ तो 30 लोगों की कुंडली देखता हूँ, और जहाँ मैं 2 घंटे बैठता हूँ तो वहाँ कई बार 75 भी हो जाते हैं। फिर वो अकल नहीं देगा, और जब इसके पास अकल ही नहीं है वो क्या करेगा? बतौले मारेगा, मेहनत करेगा, यही देखने लगा, कामयाब बिजनेसमैन नहीं बनेगा।
कि ऐसे नवान से इंसानों की देखना है, दुकानदारी चल दसवान रही से है। देखना वो है, भी मीठे दूसरे होते घर से हैं, देखना अच्छे है, होते हैं, बिजनेसमैन नहीं होते। तो मैं नहीं कर सकता इतना। बिजनेसमैन से एक अलग कैटेगरी। मैं एक दिन के अंदर 50 क्लाइंट देखता हूं। 50 क्लाइंट को मैं ठीक 11 बजे मैं शुरू करता हूं और 6 बजे से पहले पहले मैं ख़त्म कर देता हूं। उसके बाद मेरा लाइव आता है, जो आप 6 से 7 यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मेरी ऐप के ऊपर सब देखते हो। 1 घंटा मैं वो भी करता हूं। फिर मैं क्लास करता हूं हर बुधवार को 6 से 7। वो 2 घंटे की लगभग क्लास हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं वो क्लास। ये जो वैदिक की थ्योरियां और लाल किताब के फरमान, ये दोनों चीज ऐसी हैं जो एक स्टूडेंट को, एक ज्योतिष के स्टूडेंट को पूरी आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये करते करते आप एक अपने तरीके डेवलप करते हो। कोई ज्योतिषी किसी के साथ में भी पूरा मैच नहीं कर सकता अगर वो सही ज्योतिषी है तो। हर किसी के अपने तरीके अलग बन जाएंगे, ये सच्चाई है। इसी तरह से डॉक्टर बनते हैं, इसी तरह से इंजीनियर बनते हैं। पढ़ाई उनकी सेम होती है, लेकिन उनकी कॉमन सेंस, उनका समझने का तरीका और समझ करके इम्प्लीमेंट करने का तरीका, ये सबका अलग हो जाता है। तो जो मेरा हुआ है वो आप सबको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे के देखता हूँ। अभी अक्षय ने क्या बोला कि इस घर में ग्रह बैठा हो, आदमी 10वीं से ऊपर नहीं पढ़ सकता, इस घर में बैठा हो 12वीं से ऊपर नहीं पढ़ सकता है, ये हो तो बिल्कुल अनपढ़ रहेगा और ये हो तो ग्रेजुएट होगा। लाल किताब में इतना सिंपल फॉर्मूला है कि अगर बृहस्पति का पितृ दोष लग गया तो परिवार में कोई ग्रेजुएट नहीं होगा। ठीक है जी, ये याद रखा है मैंने। दूसरा, अगर जन्म कुंडली का चंद्रमा चोट खा गया किसी भी तरह से, तो आदमी तब भी ग्रेजुएट नहीं होगा। वो आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ के नकली सर्टिफिकेट ले सकता है या सेटिंग वाला सर्टिफिकेट ले सकता है, लेकिन रियलिटी में पढ़कर वो नहीं पास होता। तीसरा, बृहस्पति चंद्रमा और सबसे बड़ी ताकत यानी कि जन्म कुंडली के तीसरे घर के कारक जो लाल किताब बताती है, अब वहां पर मंगल और बुध ये दोनों मालिक हैं तीसरे घर के। तो पढ़ने के मालिक कौन है? जन्म कुंडली का चौथा घर। और लिखने का मालिक कौन है? जन्म कुंडली का तीसरा घर। और लिखना, पढ़ना और उसको अच्छी तरह से बोल के एक्सप्लेन करना, यह जन्म कुंडली का दूसरा घर। कोई भी नेता हो दुनिया का, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेसर हो, वो लोग बहुत कामयाब हैं बोलने के अंदर जिनकी वाणी में प्रभाव होता है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर या तो दूसरे घर में ग्रह हो या चौथे घर के अंदर ग्रह हो। लेकिन अगर दोनों में ग्रह होंगे, वो कभी प्रभावशाली नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। आप मोदी जी के देख लीजिए, चौथे घर के अंदर ग्रह हैं, दूसरे में कोई नहीं है, और है भी कौन से? गुरु चेला। अब गुरु चेला ही चौथे घर में बैठ गया तो बोलते सारे चेले आ जाते हैं, गुरु वो स्वयं बन जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर भी, फील्ड कोई भी हो, जो भी समझने समझाने का काम करना चाहता है, जिंदगी के अंदर गहराई से, दिल से किसी भी चीज को सीखने का काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिसके दूसरे और छठे घर में कोई ग्रह ना हो और चौथे घर में ग्रह हो। ठीक है। अब लिखने पढ़ने की बात तक अभी यहीं पे सीमित रहते हैं। तो बृहस्पति चंद्रमा, ये आपको बताया, अगर मंगल और बुध भी चोट खा गए, ये चार ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर चोट खा गए, तो इंसान कभी भी नहीं ज़्यादा पढ़ लिख सकता।
कभी भी नहीं। समझ गए? अब चोट कैसे गिनोगे आप? अब आप लोग क्या देखते हो, ये नीच राशि, ये उच्च राशि। मैंने तो कभी भी किसी की उच्च राशि या नीच राशि देखी ही नहीं। मैं सिर्फ प्रेडिक्शन करता हूं। और मैं अमीर की तरह, गरीब की तरह, बीमार की बीमारी की तरह, और जिसके पास इज्जत है उसकी इज्जत की तरह, और जो बर्बाद होके आया उसकी तरह। मैं तो आदमी को सामने बोलने नहीं देता, पहले मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो सामने लोग एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी सब बता तो दिया, और क्या बोले भाई, यही है। कैसे होता है ये? मैंने एक फार्मूला दिया है जो हजारों बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया है, और जब मैं क्लास लेता हूं उसमें वो बोलते भी हैं कि हमने इस तरह से कुंडलियां देखी और अब हम बहुत खुश हैं। मन में द्वंद्व नहीं बचा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्योंकि 10-15 कुंडलियों पे अप्लाई किया, सब कुछ सच निकल रहा था। क्यों ना कॉन्फिडेंटली अप्लाई करें, है ना? तो यही जो तरीके हैं, सबसे पहले ये अपनाना चाहिए। लेकिन आज आप सबको मैं एक नया फार्मूला भी देके जाऊंगा। मैं तो हर बार देके जाता हूं, लेकिन इस बार और ज़्यादा नया होगा। अभी मुंह से निकल गया था, चाहे वैसे ही बातों में कमल ने निकाला था कि महादशा कुछ नहीं होती। ऐसे ही एक बहुत बड़े विद्वान, जिनके सॉफ्टवेयर आपके सबके लैपटॉपों में मिलते हैं, उन्होंने कभी मेरे को भी ये कहा था कि महादशा काम नहीं करती, मांगलिक योग काम नहीं करता। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि बड़े हैं मेरे से, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने बड़ों का सम्मान करना सीखा है। लेकिन मैंने उनको वहीं पर चाय पिलाते पिलाते अपना जवाब दे दिया था, और उनको प्रत्यक्ष दिखा भी दिया था अपने लैपटॉप में। इससे पहले दीपक कभी एक बात बोल के गए कि आप दशांश में चेक करो, ये फलानी दशा चेक करो, समझ गए, ये फलाना योग चेक करो। नहीं बेटा, इन सब चीज़ों में इतना कन्फ्यूज़न होता है कि सामने आदमी आकर के बैठा है, वो अपनी मुसीबत हमसे पूछने आया है, हम इसी चीज़ में उलझे रहे हैं कहीं कहाँ पे। और फिर जब आप सबको वो मिलती नहीं चीज़, तो फिर आप वो पंजाबी में क्या कहते हैं, बतौलेबाजी जा जाते हैं सारे। अच्छा ये ऐसे हो गया होगा, ये उसने कर दिया होगा। ये क्यों भाई? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके निकले मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होना चाहिए, तब दुनिया पूरी यकीन करेगी। और वो क्या है? मैं जैसे जन्म कुंडली देखनी शुरू करता हूं, मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि महादशा कौन सी चल रही है। मैं महादशा से शुरू करता हूं, और मैं देखता हूं कि इसको कहीं से भी चोट तो नहीं पड़ रही, इसका दुश्मन तो नहीं ऊपर से देख रहा इस ग्रह को, इसको तीसरे आगे तीसरे पीछे घर से कोई चोट तो नहीं मार रहा इसे, इसका स्क्वायर तो नहीं बन रहा जो अपने से 4 आगे और 4 पीछे में बनता है। अगर इन हिस्सों को महादशा पार करती है, तो उस घर में चाहे नीच राशि का वो ग्रह बैठा हुआ हो, आप लोग उसकी सुपर प्रेडिक्शन करोगे कि किताब दशा जो महादशा चल रही है, ठीक है, लाल किताब की दशा अपनी होती है, जो मैंने सारी दुनिया को सिखाया। नहीं तो सारे पहले 6 साल शनि के ही गिना करते थे, सारे लाल किताबी जितने नए नए बने थे। अब उनको सही तरीका बताया कि किस तरह से किसी भी दशा के अंदर बच्चे का जन्म हो सकता है। तो लाल किताब की दशा उस वक्त उसके ऊपर कौन सी चल रही है, उसका सेम वही, क्या उसका दुश्मन देख रहा है, क्या दुश्मन साथ बैठा है। अब इसमें भी एक फर्क है, दुश्मन साथ बैठा हो बिल्कुल मत डरो। मैं कह रहा हूं शनि चंद्र इकट्ठे हैं और शनि की दशा, चंद्रमा की दशा आ गई, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखना क्या है कि सामने से कोई उसका दुश्मन ना देख रहा हो, पीछे 8वें से कोई टक्कर ना मार रहा हो, और अचानक चोट ना पड़ रही हो। तो
ये चंद्रमा बेइंतहा शुभ फल देगा उसी घर का जिस घर में बैठा है, राशि कोई भी हो। ये दो चीजें, और जो इंसान ये दो चीजें पकड़ लेगा, वो जब अपने मुंह से बोलेगा और सामने वाला एकदम बुचक्का हक्का बक्का रह जाता है कि मैं घर से यही सब बातें पूछने आया था, ये क्या मेरे को तो पहले ही बता दिया पंडित जी ने, गुरु जी ने, तो अब वो पूछेगा क्या तुमसे? अब पूछेगा क्या? अब उसके पूछने वाला हिस्सा सिर्फ क्या बचता है, जन्म कुंडली के अंदर योग और युति, योग और युति बचे। अब मान लीजिए मंगल बुध इकट्ठे हैं, मंगल बुध को लाल किताब बोलती है खराब राहु, तो उस जन्म कुंडली का राहु खराब हो गया। अब मंगल और बुध इकट्ठे, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई। सबसे पहले यह पूछा जाता है कि तेरे खानदान में मेंटली रिटायर्ड कौन रहा? या तो वो बोलेगा कि पागल ये था, और या वो बोलेगा कि पागल तो नहीं लेकिन पागलों जैसा गुस्सा करने वाला मेरा ये रिश्तेदार था, वो ये शब्द बोलेगा। फिर उसको दूसरी बात पूछो कि खानदान में हार्ट अटैक किसे हुआ, या ब्रेन हेमरेज किसे हुआ, या किसी भी पार्ट की नस फटने से मौत किसकी हुई, फिर वो बताएगा कौन से रिश्तेदार की हुई। अब उसकी अपनी कुंडली में है। फिर आगे आ जाओ कि अब बता तेरे पेट और आंखों का क्या हाल है। वो बताएगा कि पेट में कितनी गड़बड़ चल रही है और आंखें कमज़ोर हो रही है, या अचानक नस सूखती जा रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। अच्छा, ये तो हो गया। तेरी ननिहाल या दादके के अंदर अल्सर या कैंसर किसी को हुआ, वो भी बताएगा कि किसको हुआ, क्योंकि अल्सर, कैंसर, ये नस का सूखना, आँख की नज़र, विज़न का, पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, पागलपन, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ मंगल बुध और शनि जब मिल जाते हैं तब देते हैं। हाइपरटेंशन, सुपर हाइपरटेंशन, मंगल शनि केतु मिल जाए तो देते हैं। और डिप्रेशन वाला पागलपन, ये देते हैं चंद्र और बुध, ये देते हैं चंद्र और बुध। एक छोटा सा योग बोलने लगा हूं। जन्म कुंडली के अंदर बुध सिर्फ 7वें घर में अकेला बैठ जाए, 7वें घर में अकेला बैठ जाए, 9वें 5वें घर में कोई भी ग्रह ना हो, बुध की महादशा आ जाए ना, इंसान बर्बाद हो जाता है। और करता कौन है? उसका अपना दिमाग। आदमी को पूरे माहौल के अंदर कमियां नजर आती हैं, हर किसी में कमी निकालता है, चुपचाप सड़ सड़ के काम कर रहा होता है। जीवन तो चलाना है ना भाई, रोटी खानी है, लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की कभी नहीं पा सकता। ये बहुत ही तगड़ा डिप्रेशन का योग है। इसके अंदर लाल किताब के अंदर लिखते हैं कि जलती हुई रेत अपने ऊपर डालेगा। तो ये जलती हुई रेत ही तो अपने ऊपर डाल रहा है कि सबको गलत समझ रहा है, और अपने आप को सबसे अलग और समाज से अलग रह के जी कौन सकता है? कोई भी नहीं। फिर उसके बाद में बुध 7वें घर में ही हो और 9वें में 5वें में ग्रह हो, या इन दोनों में से किसी एक में हो, अब ये बुध बेइंतहा बुरा फल देगा, बेइंतहा। और आप लोगों ने देखा होगा कई लोग हाथ धोते ही रहते हैं, कमरे के अंदर बल्ब फ्यूज हो जाए वो बदलने नहीं देते, समझ के किसी गली से नहीं गुजरते, नई गाड़ी खरीदते हैं, खड़े खड़े उसे खटारा कर देते हैं, वहम आ जाता है। ये फोबिया जिनको होता है, फोबिया का रीजन क्या होता है? वैसे मैक्सिमम दुनिया के अंदर फोबिया है, मैक्सिमम दुनिया के अंदर। उसका कारण ये कि जिनकी भी जन्म कुंडली का मंगल थोड़ा कमजोर है वो फोबिया में जीते हैं, डर में ही जीते हैं। और यही कारण है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 20% लोग कामयाब है, 80% लोग कामयाब नहीं हैं। यही कारण है। और जब भी शनि, राहु, केतु या खराब चंद्रमा
मंगल को जब भी देखता है इंसान को फोबिया की बीमारी होती है, क्योंकि अपने अंदर विल का कारक कौन है? विल का कारक है मंगल, और इंसान के अंदर की वो विल ही खत्म हो जाती है कि वो हालात का मुकाबला दृढ़ता से कर सके। ये लोग तो मौसम का मुकाबला नहीं कर पाते, हालात का क्या करेंगे? ये नहीं कर पाते। तो ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार के फोबिया का मरीज आपको कहीं पर भी मिले, उसको आपने 2-4 स्पोर्ट दे दीजिए, भले ही उसकी कुंडली में आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कुंडली अलग बनाता हूं, वैदिक वाले अलग बनाते हैं। मैं वशिष्ठ ज्योतिष से जो कुंडली बनाता हूं वो अलग है, जो आप सब लोग देखते हो ज़्यादातर वो अलग है। तो फोबिया का मरीज कोई भी नजर आए, सिंपल सी बात, उसे कहो 43 दिन लगातार गुड़ वाले चावल बना करके बांट दे, और हर मंगलवार को गुड़ वाले चावल बांटा कर चांदी के अंदर मूंगा धारण कर ले, क्योंकि चंद्र मंगल की सपोर्ट भी तो देनी है, और काले नीले कपड़े बंद कर दे। शराब और मांस का कभी प्रयोग मत करियो। आप ये करवा के देख लीजिए, मैक्सिमम 3 से 8 महीने लगेंगे, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते, वो आप चुटकी बजा के ठीक करोगे, इतना सौ फायदे के। मेरे पास जो भी इंसान आया है, अगर कहीं शनि की दृष्टि मंगल शुक्र या चंद्र मंगल के ऊपर पड़ गई, अब कैसे? चाहे तो चंद्र मंगल इकट्ठे बैठे हों तब शनि की दृष्टि पड़ जाए, चाहे मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हों तब शनि की दृष्टि पड़ जाए, या अलग अलग घरों में बैठे हुए, जैसे लाल किताब के अंदर 3री 7वीं 8वीं और 10वीं दृष्टि शनि की मानी जाती है। तो मान लीजिए 3रे में चंद्रमा है और 8वें के अंदर मंगल भी बैठा हुआ है, या 8वें के अंदर मंगल है, 10वें के अंदर, उसके आगे 10वें घर के अंदर शुक्र है, तो आदमी तो हो गया गरीब। क्या कर लोगे? यही वो क्लाइंट है जिनकी मैं दिन के अंदर लगभग 3 से 5 फीस में रिफंड करता हूं डेली। 11,000 रुपये तो दे के आते हैं, और 3 से 5 लोग ऐसे निकल आते हैं जिनका मैं रिफंड लिखता हूं कि इनके पैसे वापस दे दो। क्योंकि ऐसे लोगों का जिन्होंने इतने दुखी होकर के मुझे पैसे दिए, पैसे लेके मैं करूंगा क्या? मुझे नहीं चाहिए वो पैसे। और ये तरीका है पहले तो अमीरी और गरीबी देखने का। अब अमीरी कैसे देखोगे? अमीरी आपको देखनी है कि शनि और केतु जन्म कुंडली के अंदर सुपर होने चाहिए। शनि को कहीं से चोट ना पड़ती हो, कहीं से टक्कर ना पड़ती हो, केतु कहीं से चोट ना खा रहा हो, तो आदमी अमीर होगा, आदमी अमीर होगा। तो ऐसे आदमी को कम से कम 1 लाख रुपए का उपाय बताना, नहीं तो वो अमीर अमीर रह जाएगा, तुम देखने वाले गरीब रह जाओगे। ठीक है? तो ये हुआ। अब इस पर भी आपने देखा होगा, इतने अमीर अमीर घर हैं, उनके घर के अंदर देखो सबका अपना अपना मुंह है। बच्चे अपने अलग टीवी देख रहे हैं, घर पे मेहमान आए हैं, बड़ा बुजुर्ग फंसा हुआ है, वो उनको इंटरटेन कर रहा है कि कहीं बुरा ना मान जाए। बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी पापा हम नहीं आ सकते, उनको आप ही झेलो। ये जो पंगा है ना, ये घर वाले खुद ही पैदा करते हैं, बच्चों को ज़्यादा सहूलियतें देके और संस्कार ना सिखा के। इसका ग्रहों से कोई लिंक नहीं है। ग्रहों से लिंक कैसे है? ग्रहों से लिंक है, लाल किताब में प्रेडिक्शन आती है, सूर्य 10वें घर में अकेला हो तो अकल घुटनों में होती है। ऐसा इंसान बहुत इरिटेट होता है, पढ़ाई भी पूरी नहीं करता, काम भी पूरा नहीं करता, और सामने वाले को फेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस में कमी होती है। और अगर कहीं लगन के अंदर शनि बैठ के या 3रे घर के अंदर शनि बैठ के 10वें घर के सूर्य को देख ले, ये योग और बहुत खराब हो जाता है। और कहीं चंद्रमा 10वें घर के अंदर बैठा हो, कहते धन के कुएं ऐसा बच्चा खाली कर देता है। कारण ये कि वो दूर तक की सोचता ही नहीं। किसी भी समझदार इंसान
एकांत में जब बैठता है ना, वो सोचना शुरू करता है यहाँ से, और ऐसे करता 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 यहाँ तक जाता है, एंड तक, निचोड़ तक। लेकिन जब भी शनि की दृष्टि अकेले सूर्य या अकेले चंद्रमा पे पड़ जाए, आदमी सोचना शुरू करता है और बस यहाँ तक छोड़ के कहता भाड़ में जाए, मेरे से नहीं होता। ऐसा आदमी अमीर कैसे बनेगा? ऐसा आदमी संस्कारों को कहाँ संभालेगा? ऐसा इंसान माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करेगा? ऐसा इंसान किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा समय टिक कैसे पाएगा? क्योंकि सब्र, उसकी कुंडली से सब्र गायब है, और जिसका सब्र गायब हो जाता है, ये बेटा अमीर के घर में भी पैदा हो सकते हैं, गरीब के घर पे भी पैदा हो सकते हैं। तो इनको ही हटाना, यहाँ आकर के शनि के दान करना बहुत ज़रूरी होता है। लाल किताब में हर घर के अनुसार शनि के उपाय दिए गए हैं, वो उपाय कराने बहुत ज़रूरी है, समझे। और उस बच्चे का शराब, मांस, काले और नीले कपड़े सख्त वर्जित ये करने बहुत ज़रूरी है। पुराने समय के अंदर ज़्यादातर लोग कैप पहनते थे, गमछा पहनते थे, टोपी लगाया करते थे। ये क्यों लगाया करते थे? चलो विदेशों में तो बर्फ पड़ती है इसलिए हैट लगा देते थे। यहाँ क्या जरूरत थी? यहाँ जरूरत थी कि जब इंसान के बाल काले होते हैं, उस वक्त जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, इंसान के अंदर उत्तेजना बढ़ती है, धैर्य कम होता है, और जब कोई भी इंसान अपने सर को ढक के रखता है, उसकी उत्तेजना शांत हो जाती है, समझदारी और धैर्य पीछे से बढ़ने लगता है, प्लानिंग की बुद्धि ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कारों के अंदर सर ढकना सिखाया गया, जो अब कोई नहीं फॉलो करता, मैं भी नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा जन्म कुंडली में ही सूर्य उच्च का है, वैसे तो तुला राशि का है, लेकिन लॉ वाइज देखूं तो बहुत काम का है, तो इसलिए मेरे को जरूरत नहीं। लेकिन जिनका कमजोर है उनका सर जरूर ढक पाओ, समझे। अब मेरी रिसर्च रोज होती है, मैं रोज नए नए योग बना रहा हूं। जैसे अक्षय भाई ने बोला कि सतयुग में तो 5 ही ग्रह हुआ करते थे, सिर्फ नक्षत्रों से ही जन्म कुंडली देखी जाती थी। तो अब सतयुग से लेकर के आगे तक जिन्हों एस्ट्रोलॉजरों ने ग्रंथ लिखे हैं, तो अब मैं क्या वहीं पे फंसा रहा हूं? मैं भाई उन ऋषि मुनियों की नालायक औलाद बिल्कुल नहीं हूं, जो उन्हीं को कहूंगा इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है। मैं तो उन्हीं की काबिल औलाद हूं, मैं उनसे आगे की रिसर्च और देके जाऊंगा आपसे। अब वो कैसे करते? आप जब ज्योतिष में पारंगत होने लगते हैं, एक किताब है 300 राजयोग, लेखराज जी ने दी थी, मैंने वो पढ़ी और पढ़ के टेक्निकली हिसाब लगाया कि मुझे तो लगता नहीं इनमें से 299 भी मेरे जीवन काल में आएंगे। अब उस किताब का महत्व देखो, वो जगह जगह रखी हुई है, जगह जगह लोगों ने खरीदी हुई है, लेकिन आप टेक्निकली अगर आप ज्योतिष की कैलकुलेशन जानते हैं, 299 योग ढूंढ के दिखा दो कि ये आपके जीवन काल में आए, बताओ उसका पढ़ने का फायदा क्या होगा? है ना? पढ़ने का फायदा क्या है? ज्योतिष फार्मूलों की तरह है, जैसे मैथ है कि इसमें ये रकम यहाँ है, ये रकम यहाँ है, इसको गुना कर दिया तो ये निकलेगा, इसमें भाग कर दिया तो ये निकलेगा। जिसको ये आ गया वो ज्योतिषी बन सकता है, दूसरा कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। लकीर के फकीर बनके तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और किताबों के फल मत पढ़ो, पहले उनके लॉ पढ़ो कि इनके लॉ क्या, समझे? उसके पीछे की प्रैक्टिस पढ़ो। अभी बच्चा ना होने की कंडीशनें बताई, बच्चा ना होने की कंडीशनें सुन लो, वो लॉ देखने की जरूरत नहीं है, मैं आसान रास्ता बता रहा हूं। काम शक्ति आदमी की हो औरत की हो, काम शक्ति देखी जाती है मंगल से, और मंगल जन्म कुंडली के अंदर अगर शुक्र के 9वें घर में बैठने से, शुक्र बुध के मिल जाने से,
पापी ग्रह के मिल जाने से, यानी कि केतु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से नहीं, केतु की सिर्फ दृष्टि से, ये उसकी जद में आ गया तो इंसान के अंदर काम शक्ति होती है, लेकिन बच्चा पैदा करने की शक्ति कम होती है। यही कारण था कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो बच्चे की शादी 10-11 साल की उम्र में कर देते थे। 15 साल की उम्र तक तो लड़का बाप बन जाता था, कि उस वक्त में पापी ग्रहों का प्रभाव चलता ही नहीं था। और 13 साल की उम्र से मंगल का असर शुरू होता है, जो कि पूरा प्रबल रहता है 33 साल की उम्र तक। और आजकल 33 साल की उम्र में शादियां होती हैं, तो मंगल कहां गया? हाँ तो ये हालात हो गए। अब मंगल कमजोर है। मंगल के साथ में अगर कहीं पापी ग्रहों की दृष्टि में, पापी ग्रह सारे ही शनि, राहु, केतु और शुक्र, अगर इसकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ गई तो वैसे ही हमारे जो स्पर्म्स हैं या अंडे हैं औरत के, इनके अंदर एक कमी बन जाती है, इनके अंदर एक कमी बन जाती है, समझे? क्योंकि पानी प्योर रहना चाहिए, शरीर का 75% हिस्सा है, और ये 75% पानी ही हमारे अंदर हमारा दिमाग पैदा करता है, हमारे अंदर हमारी संवेदनाएं पैदा करता है, सोचने समझने की ताकत, ये जो महसूस होने की ताकत जितनी है, ये सारी की सारी चंद्रमा देता है। और ये जितनों को भी स्मेल नहीं आती और जितनों को भी खाने में स्वाद नहीं आता, इनका चंद्रमा खास तौर पे खराब होता है। इनका चंद्रमा खास तौर पे खराब होता है, क्योंकि चंद्रमा की नाजायज औलाद कौन है? तो चंद्रमा बाप खराब हो गया, बेटा कैसे अच्छा हो सकता है? बेटा पापी है, फिर वो अकल नहीं देगा, और जब इसके पास अकल ही नहीं है, वो क्या करेगा? बतौले मारेगा, मेहनत करेगा, कामयाब बिजनेसमैन नहीं बनेगा। तो ऐसे इंसानों की दुकानदारी चल जाती है, क्योंकि मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन नहीं होते। बिजनेसमैन से एक अलग कैटेगरी है, जो रोज पता नहीं कितनी कंपनियों के साथ कैसी कैसी डीले करके उसका रेट नीचे ला के बाद में महंगे दाम में बेच के कमाते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं। दुकानदारी बिजनेसमैन बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष में नहीं, ठीक है? तो ये लोग जिनके मंगल पे और चंद्रमा पे दोनों पे चोट पड़ गई, वो ज्योतिषियों के पास और डॉक्टरों के पास में भटकता है बच्चे की पैदाइश के लिए। IVF सेंटर के अंदर जितने लोग जाते हैं, आप उनकी कुंडली उठा के देख लो, यही 2 ग्रह खराब मिलेंगे, यही 2 ग्रह खराब। अब बच्चा पैदा करवा, अब तीसरा एक और योग है। तीसरा योग है चंद्रमा के घर में शुक्र और साथ में उसका कोई दुश्मन। तो ये क्या करता है? चंद्रमा यानी कि वीर्य, या औरत के जो अंडे बनते हैं, उस पानी के साथ में रियल पानी, हमारे शरीर का पानी, उसकी मिक्सिंग हो जाती है। वो जो मिक्सिंग हो जाती है, वो मियाँ बीवी को बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहने देती। एक ये चीज़ हो जाती है। इसीलिए उसके अंदर उपाय चौथे घर का 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर करके 4 शुक्रवार तक घास वाली जमीन में दबाएं, ठीक है? वो शुक्र को शनि की मदद, ठीक है, ये दे रहे हैं बुध के साथ। अब ये हुआ। फिर अगला क्या है? दूसरे घर के अंदर शुक्र अकेला हो और दृष्टि से उसे कोई देखे ना, तो कहते हो स्त्री बांझ होगी। अब आदमी की कुंडली के अंदर है और बांझ स्त्री होगी, ये कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ कि दूसरा घर किसका है? बृहस्पति का। यहां उच्च कौन माना जाता है? दोनों कौन है शुक्र के? एग्जैक्टली। एक अकेला ये बैठ गया 2 दुश्मनों के बीच में, तो ऐसे इंसान का खुद का वीर्य इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और वही ऑरा लपेट लेती है उसके जीवन साथी को भी। तो इसका सीधा असर शुक्र के गायनी पार्ट को कमज़ोर कर गया। इन लोगों का IVF भी सक्सेस नहीं होता। समझे? कैसे सक्सेस होगा?
शुक्र की अंदरूनी ताकत को ठीक करना पड़ेगा। लाल किताब के अनुसार एक योग आता है कि जो ग्रह खराब हो उसकी वस्तुओं को, उसके जानवरों को खिलाया जाए तो वो मल के द्वारा बुरा पार्ट निकाल देता है और उसका जो अच्छा पार्ट होता है वो उसके शरीर को लगता है। अगर ये प्रतिक्रिया किया जाए, ये उपाय किया जाए तो ग्रह अच्छा होता है। तो यहाँ क्या किया, यहाँ हम करते हैं 2 किलो आलू लो, उसे हल्दी से पीला करो बीच में से काट के, और 43 दिन लगातार गाय को खिला दो। वो माँ बन जाएगी, वो बाप बन जाएगा। और जिनका मंगल और चंद्र खराब है, ये योग नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब बच्चा तो उनके भी नहीं हो रहा, तो उन लोगों को करना चाहिए जो मैंने आपको पुष्कर राज जी की ब्रह्मकुंड की जो मैंने आपको कहानी सुना रखी, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। वहाँ की साइंस क्या है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर से जो हवाएं आती हैं वो इकट्ठी पुष्कर राज जी पे होती हैं, और ये तीनों तरफ की हवा आकर के एक ऐसा मौसम पैदा करती है जो भ्रूण के लिए और अंडों को पनपाने के लिए सर्वोत्तम है। और जो ब्रह्मा जी, आप जानते हैं कि पहले उनके 5 सर हुआ करते थे, अब उनके 4 सर है। तो भ्रूण के कितने होते हैं? भ्रूण के कितने होते हैं? चलो स्पर्म्स की बात करें, स्पर्म्स के कितने होते हैं? तो स्पर्म्स के भी इसी तरह से सर होते हैं। पहले स्पर्म्स के ज़्यादा सर हुआ करते थे। तो जब इंसान की बुद्धि मोटी थी, तब जब से इंसान सक्सेस हुआ है, स्पर्म्स के 4 मुंह बनने लग गए। ठीक है, तो इसी को ब्रह्मा जी माना गया है। तो वहां होता क्या है, जब आप लोग जाते हो, आपका कोई हवन यज्ञ नहीं होता वहां पे। वहां इतनी सी थाली लेते हैं और थाली लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर, इतनी सी धूप और इतने से फूल, ये लेकर के आपके पितरों के नाम के मंत्र बोल करके, आपसे संकल्प करवा के, वही सारी पूजा करके, वही धूप, वही सिंदूर और वही फूल कुंड में विसर्जित करवा देते हैं। अब धूप है, उसके अंदर भी आयुर्वेदिक तत्व है, फूल है, उसमें भी सारे मिनरल्स हैं, और सिंदूर है तो कोई कीड़ा मकोड़ा जीवाणु उसके अंदर पैदा हो ही नहीं सकता जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे। सिंदूर गंगा मैया के पानी जितना पवित्र है। जैसे गंगा मैया का पानी आप सैकड़ों साल रख लो, कभी खराब नहीं होता, इसी प्रकार से सिंदूर के अंदर दबा करके आप चाहे लोहा ही रख दो, उसे कभी जंग नहीं लग सकता। सिंदूर इतना पवित्र होता है। तो वो सिंदूर उसमें जाता है, तो उसे हो क्या रहा है, सारे मिनरल्स उस कुंड में भरे पड़े हैं। देखने में गंदे लगता है, लेकिन उससे हेल्दी पानी पूरी धरती के ऊपर नहीं है। ये आप सबको मैं बता दूं। आप बीमारों को वहां से लाल आकर के उस कुंड का पानी पिलाना शुरू करो, उनकी बीमारियां भागती नजर आएंगी। क्योंकि ब्रह्मा कौन है? हमारे स्पर्म्स और हमारे के अंदर जाने वाले मिनरल्स जो स्पर्म्स को बनाते हैं, ये ब्रह्मा है। और वहां पर नव दंपति या जो बच्चा लेना चाहता है, दंपति बच्चा नहीं हो रहा, मंगल चंद्र दोनों खराब है, उनको क्या करना चाहिए? 11 पूर्णिमा उनको वहां पर ब्रह्मकुंड में स्नान करना चाहिए, पुष्कर राज जी में जाके। अब वो पूर्णिमा के दिन ही क्यों, आप दुनिया भर के पागलों को देख लो, पागल खाने के हर डॉक्टर, हर वार्डन और वहाँ के स्टाफ की पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं मंजूर की जाती। कारण ये कि सारे पागल उस दिन हाइपर होते हैं। उस दिन हम पागल जितने भी हैं, हम भी हाइपर होते हैं। उस दिन हमारे शरीर के अंदर की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़ोर से चल रही होती हैं। तो उस दिन जब हम पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं और वहाँ 11 बार आचमन लेते हैं पानी का, तो मिनरल्स आते हैं और ब्लड का वेग इतना फालतू तेज घूम रहा होता है कि उन मिनरल्स को फौरन प्रोसेस करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लगा देता है। और 11 हफ्तों के बाद जो सिर्फ दंपति रहे वो माता पिता भी बन गए, कंसीव हो जाता है बच्चा। ये हमारे वेदों की साइंस है। पहले लिपि नहीं थी, इतने समझदार लोग नहीं थे, समझाना मुश्किल था, तो परमात्मा के नाम पे ही सब कुछ बना दिया गया। तो अब साइंस है। जब आपके बच्चे साइंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो उनको ये साइंस बताओ ताकि आपको पता चले सनातनी ही असली साइंटिस्ट रहे हैं।
सनातनी ही थी। बिल्कुल। तो ऐसे जब तक ज्योतिष को नहीं समझोगे, जब तक राशियों के अंदर ग्रहों को फंसा के रखोगे, भावों के अंदर फंसा के रखोगे, उसकी गहराई को नहीं समझोगे कि हमारा आंख, नाक, गला, टांग, पेट किन चीज़ों से बने हैं, कौन सा ग्रह प्रभावित करता है, और यही सब मिलकर तो धन कमाते हैं। जब ये हिस्से अच्छे होंगे तो धन भी अच्छा आएगा, और धन का सीधा सीधा संबंध सब्र, धैर्य और प्लानिंग से है। और सब्र, धैर्य, प्लानिंग ये डिप्लोमेटिक कौन बनाता है? पापी ग्रह शुक्र, शनि, केतु। तो जब तक जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, केतु अच्छे ना हो, इंसान अमीर कभी नहीं बन सकता, वो जीडी वशिष्ठ नहीं बन सकता, वो नेताजी नहीं बन सकता, वो कोई भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता जिसके शुक्र, शनि, केतु अच्छे ना हो। और ये जिनके अच्छे हैं वो धैर्य कितना रखते हैं आप सुनोगे। वो धैर्य इतना रखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा विद्वान आया, उसने आकर के कहा फलानी जगह एक गधा खड़ा है, उसके सर पे सींग है, उसका गियर आगे को करो तो वो दौड़ता है, पीछे करो तो वो उड़ जाता है। तो जिनके ये शुक्र, शनि, केतु अच्छे होते हैं, कहते हैं अच्छा चल चल के दिखा तो दे। यानी वो मना नहीं करता, वो जाके देखता है, क्या पता किस दिन सचमुच में एक दिन ऐसा गधा बन जाए। ठीक है। तो घमंड के अंदर रहना, दूसरे को बेवकूफ़ कहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप कभी मत करो, हमेशा झुके हुए रहो और चुकिया नो ही फल लग दे। जय माता दी, सुखी रहो, खुश रहो।